देखो कुछ बेसिक सी बात, एक बार फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। हमने क्या लिखा था? काइनेटिक एनर्जी को H टाइम्स ऑफ न्यू माइनस H टाइम्स ऑफ न्यू नॉट। ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में ग्राफ भी बनवाया था, वो थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ हमने वाई एक्सिस पे क्या रखा था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ रखा था इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू ना, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। देखो रिलेशन अपने पास, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए तो अपने को काइनेटिक एनर्जी और न्यू में रिलेशन तो चाहिए। तो रिलेशन हो रहा काइनेटिक एनर्जी इज H टाइम्स ऑफ न्यू माइनस H टाइम्स ऑफ न्यू नॉट, यही था। अब देखो ये वाली एक्सिस कौन सी थी अपनी? काइनेटिक एनर्जी कौन सी एक्सिस पे है? तो मतलब ये y के बराबर है। अच्छा ये न्यू किसके बराबर है? x के बराबर। तो हमने एक पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या चीज है? स्लोप। तो मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी? h किसके बराबर आ गया? क्या स्लोप हो गया? और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये c क्या हो गया होगा? ये नेगेटिव का साइन, तो ये y इंटरसेप्ट हो गया। तो y इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। मतलब जब x की वैल्यू जीरो करेंगे, x की वैल्यू जीरो का मतलब यहां पहुंच गया, क्या ये x जीरो हो गया? देखो इधर x मतलब ये न्यू को क्या कर दिया हमने? जीरो। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वही y इंटरसेप्ट होता है, और वो कैसा है? नेगेटिव। मतलब कहाँ नीचे आ रहा होगा, मतलब पॉइंट कहाँ शिफ्ट रहा होगा? यहाँ पे नीचे इधर। तो यहाँ से लाइन क्या करते जाना? h स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? यहाँ स्लोप चेक करो, स्लोप। स्लोप किसके बराबर है? m इज इक्वल टू h, और h की वैल्यू तो कैसी होती है? पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ से लाइन कैसी आएगी? अच्छा मैंने डॉटेड क्यों शो किया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा रहा होगा? न्यू नॉट। क्योंकि जब तक हम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी लगाएंगे नहीं तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या? ठीक है। और एग्जैक्टली न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट करने दो, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या जीरो पे शो के रखेगा हमने? देखो न्यू नॉट पे वाई वाला जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर। उसके बाद अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो ये ग्राफ बनाया था हमने। अब इसी रिलेशन पे काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालने वाला भी हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था। लिखा था क्या? निकाल सकते होगे वेलोसिटी तो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो वहां से फिर क्या, अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो एम वी स्क्वायर से क्या यूज कर सकते हैं? हम v निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट लेके। अब उस पे देखना, आज तक कभी नॉन मेडिकल में क्वेश्चन नहीं आया है वाला ना, कि वेलोसिटी निकाल दो। खास बात नीट वालों ने पूछ लिया, मेडिकल वालों ने। तो अगर वो पूछ सकते हैं तो हमने से वेलोसिटी पे क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, क्या डायरेक्ट रिलेशन है? यहाँ कैलकुलेशंस थोड़ी क्या होती है? लेंदी होती है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व मैं करा दूंगा चाहे, तुम एक्सप्रेशन लिख देना सिर्फ। तुमने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है? एक्सप्रेशन। कह रहे मैंने लाइट, क्या हो गया? नहीं ग्राफ तो कल बना ही रखा था, यहां तक तो लिखा हुआ था, अब क्वेश्चन लिखना है। मैंने लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल सर्टेन मेटल हैविंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 3250 इंटू 10 to the power -10 मीटर ना, पूरा ऐसे 3250 इंटू 10 to the power -10 मीटर, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दी, लैम्डा नॉट दे दिया ना। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ photo electron if wavelength of incident light is
2536 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो मतलब क्या क्या चीजें गिवन है तुम्हें, लैम्डा गिवन है और लैम्डा नॉट गिवन है, और निकालना क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और खास बात ये सवाल आया कहाँ पे, नीट में, और किस सेक्शन में, फिजिक्स में ना। तो अगर फिजिक्स में आ सकता तो केमिस्ट्री में अब इतना घटिया सवाल पूछेगा नहीं तुमसे ना, मतलब ये इतने टफ कैलकुलेशंस वाला। तुम्हें सिर्फ एक्सप्रेशन बना के छोड़ देना, अभी सॉल्व मैं करा दूंगा। हाँ सॉल्व करो, एक्सप्रेशन बना के छोड़ दो कॉपी में, मैं देखता रहूंगा क्या क्या एक्सप्रेशन बनाया तुमने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिखवाया है लास्ट क्लास में, तो घर से पढ़ के नहीं आया ना, नहीं पढ़ के आया वो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो ये किसका मास होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा। एक्सप्रेशन बना के छोड़ दो, पूरा सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो होगा भी नहीं तुमसे ना, सॉल्व तो अपने से ये वैसे भी नहीं होने वाला, इतनी टफ कैलकुलेशन है, सॉल्व थोड़ा ना हो पाएगा। तुमने डायरेक्टली तुमने किया क्या, पेपर में बच्चन छोड़ना था, बच्चों को छोड़ के आना, 45 के 45 सवाल थोड़ा ना करने थे, इतना टाइम ही नहीं होता पेपर में उसको सॉल्व सॉल्व कर पाए, 1 घंटे में 45 करने थे। अब एक बात देखना, ध्यान से सुनना, तुमने ना डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया वी वाला, पेपर में तुम्हें लगता है वो याद रह जाएगा तुम्हें, फिर तुमने क्यों लिखा, क्यों नहीं था, देखो अभी ये सिंपल, ये एक्सप्रेशन तो ध्यान रहता है, h टाइम्स ऑफ न्यू माइनस, ये तो याद रहता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ, इसको ये लिखते h, न्यू को क्या लिखते हैं, c डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसको क्या लिखते हैं, c बाय, ऐसे लिखते। फिर मैं लिखता 1/2, m की वैल्यू लिख देता कितनी, 9.1 इंटू 10⁻, h की वैल्यू 34, क्या c कॉमन ले लूं, 3 इंटू 10⁸, 1/λ माइनस 1/, सही है। एक बार अगली स्क्रीन पे चल लूं, हाँ तो वो फॉर्मूला थोड़ा ना रटा रहता है, -31 इंटू में v², 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸। अब क्या होता, 1/λ कितना था, इंसिडेंट वेवलेंथ 2536 गिवन है क्या, है ना, वो 10 की पावर -10 था, वो बाहर ले आता हूँ यहाँ पे, भैया उन दोनों में से आएगा वो तो, और ये कितना था, 1/λ0 3250, सही है। अब यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं, देखो ना, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट पे चलते हैं, इसको हम क्या लिख देते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 लिखते थे क्या, और ये 18 में से 34 क्या, कितना बच गया, माइनस का, नहीं ऊपर वाला 10 भी ले लो, ऊपर 16 बच जाएगा, -16, दो भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या ले आओ यहाँ पे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, यहां से क्या बचेगा, ये 3250 -2536 डिवाइडेड बाय 3250 इंटू 2536। अब देखना, ये सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ना, हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट कहानी कर सकते हैं, v² जब ये सॉल्व करोगे ना, ये बनेगा 36 इंटू 10⁻10 ना, v² बना भी है, जब इसको सॉल्व करते क्या बनता है, 36 इंटू 10⁻10,
है ना, वो एग्जैक्ट 36 नहीं बनता क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया 19 पॉइंट वाले को ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट लोगे तो इसका क्या बनेगा, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया तो किसमें आएगा। क्या कोई भी बच्चा सॉल्व कर पाया हुआ क्या पेपर में, सभी छोड़ के आए थे, किसी के पास इतना टाइम नहीं था भैया सॉल्व करने के लिए, लो 4-5 मिनट तो चाहिए, एक अच्छी खासी कैलकुलेशन है, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में ना ना, ये तो वैसे करा दिया कि ऐसे टफ कैलकुलेशन आ जाए मान लो, तो अपने को ये तो पता चल गया पेपर में छोड़ना है ना। तो कॉपी में लिखा हो कि अपने पास खूब सारा टाइम हो, मान लो किसी को कुछ आता ही नहीं, फार्मूला फार्मूला आता है, उसके ऐसे 1 घंटा बचा हुआ है, तो 4 नंबर ले सकता है वो। तो किसी का 2 घंटे में उसको जो 10-15 सवाल आते थे उसने कर लिए, उसके बाद बचा हुआ भी 1 घंटा, क्या करे वो, उसका इसका आता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला, वो उसने बैठ के सॉल्व करा, ये खूब बढ़िया टाइम पास भी हो गया, बाहर तो निकलने देते नहीं, पेपर छोड़ के बाहर तो जा नहीं सकते, तो बढ़िया खेल लगे रहो, मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो फिर आंसर ले आओ। ठीक है, नोट कर लो। तो बस ये क्वेश्चन इसलिए था ताकि मेरे को पता तुम सभी क्या करोगे, पेज पलटोगे, वी वाला फॉर्मूला देखोगे, उसमें वैल्यूज रख दोगे, है ना। पर वो पेपर में फॉर्मूला थोड़ा ना याद रहेगा, क्या तुम्हें लगता है ऐसा याद रह जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ H इंटू C बाई M 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, तो पेपर में ये रिलेशन याद रहता है, काइनेटिक एनर्जी इज H टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट, सारे डिराइव तो हमने वहीं से करे थे, है ना, लिख लो इसको, तो ऐसे ही लिखना है इसको, भाई वो अप्लाई कर सकते हो अगर रटा रह जाए तो। अब आगे वाले क्वेश्चन करें जिसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं होंगी ना, सीधे सीधे सवाल होंगे। क्या करें, ये नोट कर लिया सभी ने, देखने में सभी देख लिया, रह गया क्या। ठीक है, जहां तक हिम्मत साथ दे रही थी वहां तक तो सॉल्व कर दिया, उसका जब टफ आया तो फिर मैंने सीधा आंसर लिख दिया ना, कर लेना घर जाके सॉल्व, वैसा ही बनेगा ना। शायद पेपर में भी तो बताया छोड़ना है, सारे सवाल थोड़ा करना था पेपर के, पर केमिस्ट्री में ऐसे आते नहीं, फिजिक्स में आया हुआ है, केमिस्ट्री में बताता हूँ कैसे आते हैं मुझे। तो फिर अब देख सॉल्व करना, फिर तो अगर टाइम होगा तो सॉल्व कर पाओगे, टाइम नहीं होगा तो छोड़ देंगे, आंसर पता फिर तो लिखेंगे ही, फिर थोड़ा ना छोड़ेंगे। चलो इसको वेरीफाई भी करना है एक बार आके कि ये आंसर मैच करता है या नहीं करता। तुम घर पे तो कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पे, फिर तो कर सकते हो। तो वैसे टाइम लगेगा, 3250 को 2536 से मल्टीप्लाई करो, खेल कूद करे। अब ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे जो केमिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस पे, केमिस्ट्री में आसान आते हैं क्वेश्चन। अभी कोई काम नहीं दिया ना मैंने तुम्हें अब तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो आज 20 एक क्वेश्चन दे दिए जाए, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लिख लिया सभी ने। चलो अब देख तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट भी हो जाएगा, तुम्हें बहुत बार ऐसा होता है मैं क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता कहना क्या चाहता है, तो वो वैसा क्वेश्चन है कुछ, तुम्हें ऐसा लगेगा क्या कह दिया इसने। when a certain metal is incident with a light of frequency
4 into 10 to the power 16 second inverse the photoelectron emitted has 3 times kinetic energy as the kinetic energy of photoelectron emitted with light of frequency 2 into 10 to the power 16 second inverse. Calculate threshold frequency of metal. हाँ, has 3 times kinetic energy तुम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या समझ आ रहा है तुम्हें क्वेश्चन से, क्या कहना चाहता है ये? काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहा है? देखो कहता है अगर मैं 4 into 10 to the power 16 सेकंड इनवर्स की लाइट इंसिडेंट कराता हूँ तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, और एक 2 into 10 to the power 16 से निकालता हूँ तो वहां से भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। कहता 4 into 10 to the power 16 वाले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इससे क्या है 3 टाइम्स है, तो कह रहा है बताओ न्यू नॉट, बताओ क्या होगा, बताओ खुद सोचो। रेशो किसका? काइनेटिक एनर्जी का। क्या कह रहा है? हाँ, न्यू माइनस न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, तो सीधा काइनेटिक फॉर्मूला तो ये लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू। तो 2 बार इक्वेशन बना लो और दोनों को डिवाइड कर लो, रेशो गिवन है। रेशो तो बोल रखे ना 3 टाइम्स बोल रखा है उसका। कोशिश करो एक बार, करो अटेम्प्ट, क्वेश्चन जो कहता है वैसे वैसे चलते रहो। तो दोनों थ्रेशोल्ड का सेम आएगी ना? सेम ही मेटल है तो न्यू नॉट ही होगा, वही तो निकालना है। अगर सेम मेटल है तो मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? सेम। डिवाइड मतलब एच कट दीजिए, हाँ एच कट दीजिए। फ्रीक्वेंसी 2 बार गिवन है, दोनों लेनी पड़ेगी, 2 इक्वेशन ही बनेंगे। हाँ तुम क्या आंसर आ रहा है? 10 to the power 16 आना चाहिए शायद, 16 या 14। एच तो कैंसिल ही हो जाएगा। देखो अभी पहले ये बात चेक करो, ये क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने वो लिखा। कह रहा जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 4 into 10 to the power 16 था, नहीं अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 बोला, अभी कोई रिलेशन नहीं लिखा उसमें। मतलब अभी तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी h टाइम्स ऑफ न्यू, तेरे क्या रहा है 10 to the power 16 आना चाहिए शायद। इधर देखो एक बार, पहले ये मैंने इक्वेशंस ले, देखो पता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लेना चाहिए,
डाटा क्या कहता है, कहता है जब फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻16 थी तो मैंने काइनेटिक एनर्जी मान ली, उसकी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 1। मैंने रिलेशन बना दिया, काइनेटिक एनर्जी इज 1 इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट। कहता जब हमने फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज करी, 2 इंटू 10⁻16, तो मैंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी 2, तो वो क्या है, एच टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट। दो इक्वेशन बना ली। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन गिवन है, ऐसा बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, बताओ एक बार ये बात बोल रहा है ऐसा, यही कर रहा था, तो बस अब इसको दोनों वैल्यू रख दो यहाँ पे, h टाइम्स ऑफ 4 इंटू 10⁻16 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू, यही तो करोगे, न्यू नॉट से h क्या हो जाएगा, अब तो कर सकते होगे सॉल्व, क्या नहीं कर सकते, बताना एक बार सॉल्व करके इसको क्या आएगा आंसर। 4 -6 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ टाइम्स ऑफ न्यू नॉट। अच्छा -3 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो 2 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट बच जाएगा, वो उधर माइनस ले दो तो 2 इंटू 10⁻16, तो उसे 2 कैंसिल हो जाएगा। बताओ एक बार, सही है, जो डाटा गिवन था उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और आगे सॉल्व करते रहो, ठीक है, नोट करो इसको। तुमने आज तक एनर्जी की कौन कौन सी यूनिट सुनी हुई है, जूल और किलो, जो वो तो जूल, और कैलोरी सुना, कैलोरी सुन, कैलोरी CA कैलोरी, तो एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी। चलो आज मैं तुम्हें एक एनर्जी की नई यूनिट सिखाऊंगा अभी, जिसके बारे में, अब देखो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैं बोल देता कि 1 जूल इसके बराबर, कन्वर्जन बोल दें, पर पहले समझे तो सही एक्चुअल में उस यूनिट का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है ना। और यहाँ से तुम्हें एक नई और चीज, फिजिक्स का एक फॉर्मूला सीखने को मिलेगा, अभी सारी आती इसमें फिजिक्स है, ये वैसे एक्चुअल में ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नहीं है, एटम की जो पूरी स्टडी है ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, केमिस्ट्री में कहीं पढ़ते थोड़ा ना, केमिस्ट्री में जो एक्चुअल है ना वो तो रिएक्शंस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल केमिस्ट्री है ना, ये तो बल्कि एडवांटेज होता है अपना, ये आ जाता है, इससे सिलेक्शन आसान हो जाता है, क्योंकि सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्व करने में हमारा तेज होता है, रटने में दिमाग थोड़ा सा तंग हो जाता है, तो फायदा होता है इससे ना, ये नोट कर लिया। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को बैटरी अप्लाई करके छोड़ दूं, मतलब किसमें छोड़ दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मूव करना शुरू करेगा, नेगेटिव होगा तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, चलने लगा तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, उस काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं और वहां से एक यूनिट डिराइव करते हैं, वहां से क्या डिराइव करते हैं, एक यूनिट, ये नोट कर लिया अभी, लिख जल्दी लिख इसको। देखो यार, मान लो अपने पास ऐसे कोई एक ट्यूब है, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दी, इलेक्ट्रोड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो ना, और यहाँ हमने बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल कितना बोल दिया, कुछ भी रहा होगा, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो हमने V वोल्ट की क्या लगा दी, बैटरी, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया Q, ठीक है, और ये कैसा बोल दिया, कैसा चार्ज पार्टिकल, इट इज नेगेटिवली चार्ज, कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, हमने कैसा मान लिया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अच्छा ये इलेक्ट्रोड कौन सा रहा होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव। अच्छा अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव, क्या ये इधर मूव करना शुरू होगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या रही होगी, बताओ ये बात सही है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी चार्ज क्यू को V वोल्ट की बैटरी मतलब V पोटेंशियल में छोड़ दिया जाए ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है Q मल्टीप्लाइड बाय V। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसका, Q क्या चीज है, चार्ज, भाई जो भी चार्ज है उसका, और V क्या चीज है, जितने वोल्ट की हमने क्या लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है, मतलब जिस पोटेंशियल में अपन ने छोड़ रखा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस में ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कर दें तो उस चार्ज की क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात देखो, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है,
इफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन, क्या ले लें हम, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को किस में छोड़ दें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें। अभी क्या अभी तो आपने बोल लिया था। नेगेटिव लिया था, पर अब तो नेगेटिव चाह तो कुछ भी हो सकता था, पर अब नेगेटिव एग्जैक्टली कौन सा लेंगे, या इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन बाहर निकल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बैटरी लगाते हैं 1 वोल्ट की, कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी, 1 वोल्ट, और यहाँ पे लिया क्या हमने, तो ये भी इधर चलने लगा हुआ किसी ना किसी काइनेटिक एनर्जी से। ये वाला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, भागने लगा हुआ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अभी यहाँ वाला Q इंटू वी। अच्छा एक बात, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अब यहाँ तो मैग्नीट्यूड देना चार्ज का, कितना होता है मैग्नीट्यूड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है क्या। अच्छा, कितना वोल्ट पोटेंशियल ले रखा है हमने, 1 वोल्ट। क्या ये एनर्जी आ गई, क्या काइनेटिक एनर्जी, किस में आ गया ये, जूल में। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा हमने तो क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बताओ एक बार, ये बात सही है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो मतलब चार्ज का क्या लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड, सिर्फ चार्ज का लेना क्या होता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या चीज है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे Q, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब साइन नहीं लेना होता ना, कितने में वैसे सही है। साइन लेते हैं वैसे। तो काइनेटिक एनर्जी की भी नेगेटिव थोड़ा ना हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव, एनर्जी तो पॉजिटिव ही है। अब यहाँ एक बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, ये कौन सी एनर्जी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ दूं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितने जूल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बात सही है, ये समझ आ रही है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जब उसको किस में छोड़ दिया जाता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, तो इस यूनिट का नाम लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी बोलते हैं। बोलते क्या है इस यूनिट को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से समझना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू, एक्सेलरेटेड का मतलब उसको मूव करा रहे हैं ना, थ्रू 1 वोल्ट, मतलब बैटरी कितने वोल्ट की लगा रहे हैं, 1 वोल्ट। अच्छा, अगर मैं 1 वोल्ट लगा रहा हूं इलेक्ट्रॉन पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी जूल थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वही जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, कि कह रहा है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन को किस में छोड़ दो, 1 वोल्ट में। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है अपने पास कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, अब मैं डायरेक्ट ये भी तो लिख ही सकता था, क्या परेशानी थी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पढ़, क्या चीज है, व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट। तो हम अभी निकाल के हैं, 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितने जूल आती है, 6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर हो गया। क्या आप, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, अभी एनर्जी की एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी की एक यूनिट है कौन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका जूल के साथ रिलेशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। पर हमने तो निकाल ही लिया, हमने क्या खुद निकाल लिया ये, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है, कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूं और कितने पोटेंशियल में छोड़ दूं, 1 वोल्ट में, तो जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी यूनिट, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या चीज है, एनर्जी है। तो वो उसकी यूनिट क्या थी, जूल, ऐसा यूनिट में निकाला था, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी जूल में गिवन हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो इस रिलेशन से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है, इट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, पर ये अप्लाई ज्यादातर किसके लिए करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ दिया जाए, तो जितनी उसकी एनर्जी वही क्या होगी अपनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो जूल में किसके बराबर आया था अपना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमने ये पूरी कहानी पढ़ ली, पर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर, तो कितना जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लिखो इसको, कुछ भी ऐसे सिखा रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वहां आएगी डेफिनेशन ना। तो ये चीज भी एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी वाला ना, कि चार्ज पार्टिकल क्यू को वी पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्यू इंटू वी।
मेन ये जो नीले डब्बे में लिखा है ना, ये याद रहना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इसमें ना, मतलब कभी भी एनर्जी की यूनिट है, किसी के लिए भी निकाली जा सकती है, पर ये डिफाइन किस लिए करी गई थी? इलेक्ट्रॉन के लिए ना। निकाल तो किसी के लिए भी सकते हैं। हाँ, मतलब एनर्जी तो निकालनी है, तो वो उसका चार्ज, जिसका चार्ज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, एनर्जी निकाल लो। और वो ये तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन निकाला। इसमें निकाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन। अब यहां से कुछ बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, अगर कभी वेवलेंथ गिवन हो किसी फोटोन की, एनर्जी निकाल सकते हो। तो एनर्जी किस यूनिट में आती है? जूल में। तो वही बात करनी है अपने को, निकाल के देना। और पर वो जूल को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट तो किया जा सकता है, तो वही करना है तुम्हें। करेक्ट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हैविंग वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। निकालना किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर वेवलेंथ गिवन हो तो एनर्जी कैसे निकालते हो? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। वो तो न्यू तो फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो ये तो वेवलेंथ गिवन है, तो एच सी बाय लैम्डा। करो सॉल्व। पहले एनर्जी किसमें आएगी? वहां से जूल में, और फिर जूल से किसमें कन्वर्ट करोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
जूल में अगर इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट इसमें करना है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसे डिवाइड कर दे 1.6 into 10 to the power minus 19 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है, 1.6 into 10 to the power minus 19। क्या है? 3.2 आ रहा है, तो तुमने 20 ले लिया हुआ, वो h into c वाला मल्टीप्लाई करके 6, वैसे तो 19.8 होता है, तो सॉल्व करते 3.1 आता, 3.2 आ गया, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया ना ये, अभी मैं और ये क्वेश्चन ही एक लिखा है इसलिए ताकि मैं बढ़िया बात बता पाऊँ। हम ये e इक्वल टू hc वाला का यूज ही नहीं करेंगे, अभी एक चीज लिखेंगे, ये हो गया इसका, ये किसमें निकल गया, जूल में। अब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर, लिखना है, इससे डिवाइड कर। यहाँ मैं बहुत बढ़िया बातें लिखूंगा एक दो ना, पहले तो क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू, ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, hc बाय, कि जब हम इस फॉर्मूले को यूज करने लगते हैं ना, तो हम यूज कैसे करते हैं, वेवलेंथ किस में रखते हैं, 3.2 आ रहा होगा, तो सही तो याद रहा है, 1.6 था, नीचे 0.5 था, 2 पर जाके 3.2 नहीं हो जाएगा तेरे किनारे, हाँ 3.1, अगर एग्जैक्ट सॉल्व किया तो नहीं कि 20 ही लिया है, 20 लेके तो 3.2 आ रहा है, 1 ही आ रहा है, अलग अलग कैसे आ रहा है सभी का। अच्छा सी की वैल्यू 1 ही आ रहा है, देखो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एच की वैल्यू क्या यूज करते हो, यूनिट क्या होती है इसकी, जूल सेकेंड। क्या सब कुछ ऐसा यूनिट हुआ, तो एनर्जी भी कौन सी यूनिट में आती है, जूल में। ये हमने पहले भी लिखा, जब E इक्वल टू hc बाय लैम्डा लिखा था ना, तब भी लिखा था कि E जो एनर्जी आती है वो किस में आती है, जूल में ना। अब एक काम करते हैं, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 6.626 into 10 to the power minus of 34, 3 into 10 to the power 8 divided by लैम्डा कितना है, 400 नैनोमीटर, तो 400 into 10 to the power minus of 9, यही बनेगा। तो E is equal to 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर कितना बच रहा है भाई, हो गया 7, 8 और 7 17, तो 17 ही नहीं बच रहा क्या, 17 17 34 होता होगा, नहीं अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी ना, 8 और 7 15 होते हैं ना, 34 में से 15 माइनस करना कितना हो गया, 90, वो मैंने 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कर दिया उसको 400 को, तो माइनस 7 ऊपर गया, 8 7 15, 34 में से 15 19 बचा। अब इसको अगर सॉल्व करें 6.626 इंटू 3 बाई 4 एग्जैक्ट कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से, तुमने किया किसी ने सॉल्व, हाँ कर सकते हैं, 4.96 आएगा ना, हाँ वो 5 बना हुआ तुम्हारा, यही बात है, क्या दिक्कत है, 4.96 लिख दूं मैं, एक बार एग्जैक्ट सॉल्व कर देता हूँ, बताओ एक बार, ये सही है, आएगा एग्जैक्ट 4.96, 5 के बराबर ही तो है लगभग, सभी का ये आंसर आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, या किसी का 0.5 लिखा होगा तो क्या बन रहा होगा 10 की पावर, तो सेम ही बात है। तो ये एनर्जी किस में आई, जूल में, पर मेरे को चाहिए किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अगर मेरे को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी होती तो मैं किससे डिवाइड करता इसको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता, 19 19 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट,
और डिवाइडेड बाय 1.6, ये बनता है 3.1, एग्जैक्ट 3.1 आ रहा है ना ये। क्या हो गया? पावर कैसे बच सकती है ना, करके देख लेना। 16 को करोगे उससे 31 आएगा, 31 इंटू 16 होता है 496। अब तेरी पावर कहां से बच गई है, दिखाइए एक बार। 0.5 10 की पावर -18, तूने उल्टा कर दिया, तूने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इससे डिवाइड कर दिया। एनर्जी को किससे डिवाइड करना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से ना, यही करना था। जो एनर्जी जूल में आएगी उसको किससे डिवाइड करना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या इसमें कैलकुलेशन खूब ज्यादा हो जाती है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, पहले जूल में निकालो, फिर किस में निकालो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। टाइम लग रहा है इसमें तो। क्या एक सीधा फॉर्मूला लिखते हैं जिससे एनर्जी किस में आ जाए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख देते हैं, और वो इतना काम का फॉर्मूला है, पूरी केमिस्ट्री में यूज होने लग जाएगा तुम्हारा ना। अब ये कभी ना यूज करके तुम ये यूज करोगे, अल्टरनेट अप्रोच। देखो कितना सुंदर सा तरीका है। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ये अप्लाई कर दो, एनर्जी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लैम्डा। जब भी सॉल्व करना हो एनर्जी किसी भी उसकी रेडिएशन की ना, एनर्जी निकालनी किस यूनिट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फॉर्मुलाइज कर दो 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा। बस याद रखना वेवलेंथ रखनी किस यूनिट में? नैनोमीटर में। अगर किसी और यूनिट में होगा तो उसको नैनोमीटर में क्या कर लोगे? कन्वर्ट, सब्स्टिट्यूट देना, करके देखो एक बार। 1240/400 क्या सेम ही आंसर आता है क्या? यहाँ वेवलेंथ कितने की बनती है अपने को? एग्जैक्ट आएगा क्या? 400 नैनोमीटर, तो ई की वैल्यू क्या होगी? 1240 डिवाइडेड बाय में 400। तो क्या ये एग्जैक्ट? ये अगर देखो वैसे तो ये पूरा एक्सप्रेशन था भाई एच सी बाय लैम्डा। अब कहता है वहां पे अगर सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से पहले डिवाइड कर दो, तो कहता है उस फॉर्म में एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या? आपसे नया फॉर्मूला क्या है? जैसे ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा था, वहां तो यूज करते थे एनर्जी किस में आती थी? जूल में। कहता अगर कभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो क्या यूज करो? 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा। और लैम्डा कौन सी यूनिट में रखना है? नैनोमीटर में। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या एग्जैक्ट 3.1 आता है क्या? यही बनेगा। तो ये आ गया आंसर। क्या आप घिसने की जरूरत थोड़ी कम हो जाएगी क्या? या वो एच सी बाय लेमडा, एच और सी को मल्टीप्लाई करो 10 की पावर में, हम गड़बड़ कर लेते थे। फिर जूल में निकालो, फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, खूब टाइम लगता है। तो क्या डायरेक्ट ऐसे ही कर ले तो आंसर आ जाएगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ ये फिक्स है, हमेशा वेवलेंथ देनी किस यूनिट में है? नैनोमीटर में। अगर कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो वेवलेंथ किस में लेनी है? नैनोमीटर। चेंज नहीं करना उसको ना। अगर किसी और यूनिट में होगा तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। किसी भी, किसको? कोई भी वेवलेंथ क्या? 1 मीटर या 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹मीटर। किसको करना है बता? 50 नैनोमीटर। 50 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर। तो 50 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। भाई अगर 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ था तो 1 मीटर कितना नैनोमीटर रहा होगा? 10⁻⁹। उल्टा फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नैनोमीटर हो गया। नैनोमीटर एक छोटी यूनिट है, मीटर एक बड़ी यूनिट है। चले आगे। अब करते हैं इसको वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चलते हैं। अगर देखो मान लो दो एनर्जीज हो, ए को E1 ए को E2। अगर दो चीजों को माइनस करना हो तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। मान लो एक जूल में हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसको तो नहीं माइनस कर सकते, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो या दोनों ही किसमें हो? जूल में। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं ना। वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ जोड़ते हैं। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ
photo electron emitted when a light of wavelength कितना भी 400 नैनोमीटर ले लें, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर is incident on metal surface having work function। अच्छा, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम ही बात होती थी, याद है क्या? इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फोटो इलेक्ट्रॉन की। हाँ, अब देना सॉल्व मैं कराता हूँ इसको, देखो कैसे करना सॉल्व। अब एक बात देखो, अब हम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू न्यू नॉट एस तो कुछ गिवन ही नहीं है, पर हमने सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा था इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लिखा था क्या? बताओ, इसमें कोई परेशानी? तो अगर मेरे को लगाना हो इंसिडेंट एनर्जी निकालनी, कैसे निकालोगे इंसिडेंट एनर्जी? कितनी वेवलेंथ गिवन है तुम्हें? 400 नैनोमीटर। एच सी बाय लैम्डा यूज करता, किसमें आता? जूल में। फिर जूल को किसमें कन्वर्ट करता? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या डायरेक्टली इंसिडेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला पढ़े अभी हमने? 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। कितनी आ गई इंसिडेंट एनर्जी? 1 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये बात सही है क्या? काइनेटिक एनर्जी तो अभी तो निकालेंगे, पहले तो इंसिडेंट एनर्जी निकाली हमने कि जो 400 नैनोमीटर की लाइट भेजी उसकी एनर्जी कितनी है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो हमने ये लिखा था इंसिडेंट एनर्जी किसके बराबर था? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही था क्या? अच्छा, इंसिडेंट एनर्जी कितनी आई? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना? क्या दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो माइनस तो कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल में बोले तो जूल में भी निकाल देंगे। कैसे निकालोगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल से। वो तो जिस भी फॉर्म में कहेगा उस फॉर्म में आंसर बता देंगे उसको। चेक करो सही है क्या? मैंने क्या यूज किया? अब मैंने कोई E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा तो नहीं यूज करा, मैंने क्या यूज करा यहाँ पे? 1240 बटे लैम्डा, क्योंकि मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी पहले, इंसिडेंट एनर्जी। उसके लिए क्या यूज करना था? 1240 बाय लैम्डा। क्या मेरे पास इंसिडेंट एनर्जी आ गई? वर्क फंक्शन भी किसमें गिवन था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दोनों को माइनस करा, काइनेटिक एनर्जी भी किसमें आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो। क्या क्वेश्चन की जो लेंथ थी और कम होगी क्या? वैसे तो हम सॉल्व करते तो फिर पूरा सॉल्व क्या करते? वर्क फंक्शन को भी किसमें कन्वर्ट करते? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में। E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, वो भी किसमें आता? जूल में। दोनों को माइनस करते फिर काइनेटिक एनर्जी किसमें आती? जूल में। क्या लंबा अप्रोच हो जाता? तो डायरेक्ट किया जा सकता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, खुद कर दोगे ये? मतलब सिर्फ डाटा चेंज करूंगा और कुछ भी नहीं करने वाला हूं। क्या कह रहा है? हाँ, अब वो कई, ये तो 400 तो सीधा डिवाइड हो रहा था, कुछ ऐसे 252 दे दे, फिर तो करना पड़ेगा डिवाइड। अब तुम्हारी थोड़ा यूनिट कन्वर्जन का भी आइडिया हो जाएगा कि अपने को यूनिट कन्वर्ट करनी आती भी कि नहीं आती। हर बार जरूरत हो ना तुम्हें नैनोमीटर में दे दे वेवलेंथ, तो किसी और यूनिट में दे सकता है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। हाँ, तुम एंगस्ट्रॉम को मीटर में कर सकते हो, तो फिर मीटर को वापस नैनोमीटर में कर लो। तो कुछ में क्यों दिमाग लगाना, तुम ऐसा कर लो। अगर नहीं समझ आए तो क्या कर लो, पहले सभी को निकाल किस में लो? मीटर में। फिर मीटर से जहां पहुंचना है पहुंच जाओ। चले आगे, चलो क्वेश्चन लिखो एक और। तेरे दिल की बात सुन लेते हैं, एंगस्ट्रॉम ही दे देते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में।
is incident on metal surface of work function 1.9 electron volt. फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही निकालना है। और आसान कर दिया, जूल में भी नहीं कन्वर्ट करना बाद में ना। काइनेटिक एनर्जी निकालनी किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या कह रहा है? मतलब डेसिमल पे तो लाना पड़ेगा। क्या डिवाइड नहीं हो रहा? 62/250 कैसे आ गया? ये एंगस्ट्रॉम में इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट तो करेगा पहले। कितना है नैनोमीटर में? वो मीटर में हुआ अभी, नैनोमीटर में करना है। हाँ कैसी बातें कर रहा तुम? ये कौन सा दिमाग लगाया तुमने? नैनोमीटर में 0.5 आगे भी कुछ है 8। आगे नैनोमीटर में अब ये तुम खुद दिमाग लगाओ, अभी मैं ये लिख देता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। तुम इसके बारे में सोच नहीं सकते क्या? 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर, ये होता है। अब इसके बारे में खुद सोचो, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। नहीं नैनोमीटर कितना? -90 कैसे कर रहे हो तुम? ये कौन सी दुनिया में चल रहे हो? तुम्हें अब मैं सिखाता हूँ, देखो इधर। मैं तो सोचा तुम यहाँ डायरेक्ट भी सोच सकते हो, तुम डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे। 500 नैनोमीटर हो जाएगा। सीधा नहीं हो जाएगा 500 नैनोमीटर। तुमने पता क्या करा है? तुमने 2 बार 10 की पावर -10 में मल्टीप्लाई कर दिया, -9 भी कर दिया। सुनो इधर, अगर 5000 एंगस्ट्रॉम है तो वो मीटर में कितना हो गया? मीटर में हो गया। अच्छा, नैनोमीटर में करना पड़ेगा तो तुम डिवाइड बाय 10 की पावर -9 नहीं करोगे, या मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 करो, या मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। मतलब वापस इसको अगर करोगे किसमें? नैनोमीटर में, तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो तो एक नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर है, तो एक मीटर कितना रहा होगा? 10 की पावर 9 नैनोमीटर रहा होगा। वो डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके तो प्लस ही हो जाएगा। तो कितना बन गया? ये 500 आ गया। 500 नैनोमीटर होता है ये। अब तो कर दोगे सॉल्व? अब करो सॉल्व इसके बाद। तुमने सोचा नहीं कि ऐसी खतरनाक नैनोमीटर में कैसे आ सकता है तुम्हारा 500 इंटू 10 की पावर, यानी कि वेवलेंथ कुछ है ही नहीं फिर तो। यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं भाई, यूनिट्स ढंग से। क्या क्या काइनेटिक एनर्जी? तो अब इंसिडेंट एनर्जी कितनी आ रही है? 2.4 और वर्क फंक्शन कितना? 1.9 माइनस कर दे।
0.5 ये कितना होता है सॉल्व करने पे? 4 4 है। अगर तेरा 4 आता तो तेरा 0.58 तो आना नहीं चाहिए था फिर। 4 है 48 होएगा सॉल्व कर ढंग से। 0.5 आंसर है। तो अपन फॉर्मूले पर ये इंसिडेंट एनर्जी है मतलब कभी भी वेवलेंथ गिवन हो एनर्जी निकालनी है। हाँ, किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ गिवन हो एनर्जी निकालनी हो। अब अपने को वेवलेंथ गिवन थी इंसिडेंट की 500 नैनोमीटर, हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल ली। तो अभी आ रहा है क्या सभी का ये? इससे और शॉर्ट क्या रहेगा? 2 लाइन में तो कर लिया क्वेश्चन। वो पहले वाली 2 लाइनें तो वैसी बनी है तुम्हें यूनिट कन्वर्जन सिखाने के लिए। क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट है, इंसिडेंट एनर्जी 1240/500। इंसिडेंट एनर्जी निकाली, वर्क फंक्शन माइनस कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ गई। कर सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व। एक वर्ड बताओ, जैसे तुमने पावर सुन रखा था, ऐसे तुमने कभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट सुना है क्या? क्या होता है इंटेंसिटी? वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, वही इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की वैसे अगर बेसिक सी बात करें, होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि एक वन स्पेसिफिक एरिया पे यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी गिर रही है, वो क्या होती है? इंटेंसिटी। सोच के देखना, मान लो यहाँ पे मेरे को एक लाइट इंसिडेंट करानी है, मैंने सोर्स बल्ब लगा दिया बहुत दूर, तो यहाँ पे लाइट क्या गिर रही होगी? कम। अगर मैं बल्ब बिल्कुल पास में ले आऊं तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा। क्या हो गया होगा? इंक्रीज। तो इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि सोर्स कितना दूर है या कितना पास। अच्छा, बल्ब अगर दूर लगा हुआ था तो वहां से जो लाइट निकल रही थी उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी? कुछ रही होगी, एक्स मान लेते हैं। पास आ गया बल्ब तो भी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी थोड़ा ना चेंज हुई होगी, तो वो भी क्या रही होगी? सेम। तो मतलब कभी भी सोर्स जब तक हम चेंज नहीं करते तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होती ना। अगर बल्ब भी सेम है तो उससे जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, किसी सोर्स से तो करा रहे होंगे, कहता अगर सोर्स दूर है या पास ले आए तो उससे काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या फोटो इलेक्ट्रॉन की? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट। यही होता है काइनेटिक एनर्जी। वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही, तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये एक बात अपने को लिखने की, इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पहले इंटेंसिटी लिख लेते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? वो तो अगर पास ले आए हम सोर्स तो क्या होगा? अब वो होगा कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। मान लो इतना बड़ा सरफेस था, पहले दूर था तो इतने से पे लाइट गिर रही थी तो यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। पास ले आया तो अब इतने पूरे पे लाइट गिरी है तो सभी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे होंगे पर उससे काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो रोशनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है एनर्जी की। कहाँ पे? हाँ, तो वेवलेंथ लाइट की सेम है, यहाँ पहुंचने में तो टाइम लगेगा। वो कितनी इंटेंसिटी दे रहा है, इंटेंसिटी तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो बहुत दूर ले गया तो उसका एरिया कवर्ड क्या रहा होगा? कम। जितना पास आएगा, अगर एरिया ज्यादा एरिया पे लाइट गिरेगी तभी क्या होगा? वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हाँ, अगर सोर्स बहुत दूर होगा तो कम एरिया पे लाइट गिर रही होगी। अगर ये इतना एक मेरे पास मेटल का सरफेस है, मैंने बल्ब बहुत दूर लगा रखा है, तो क्या पूरे पे लाइट आ रही होगी क्या? और अगर बहुत पास सोर्स होगा तो पूरे पे लाइट आएगी। तो पूरे पे लाइट आएगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ऐसे ही होता है। और तो तुम्हारे ऊपर बल्ब लगा दिया जाए तो पूरे तुम्हारे पे रोशनी आएगी। अगर मैं उधर लगा दूं 50 कमरे दूर, फिर क्या हुआ? पूरे पे तो लाइट आनी पॉसिबल नहीं है ना। वो तो जितना है हमारे उसकी जो कोन बन रहा होगा उसके अंदर आएंगे। लाइट एरिया सोर्स। हाँ, क्यों ऐसा? किस? अरे वो तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, लाइक वो टिंडल इफेक्ट है, वो तब कौन बनता है? स्कैटरिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट सुना है कभी? एयर एक कोलोइडल सॉल्यूशन है तो वो कौन बनता है तब वो एरिया ज्यादा होता है, पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो कम होती रहती है।
किसी ऐसे तो नहीं है कि तुम टॉर्च लगाए तो तुम पास की चीज कम दिख रही होगी, दूर की चीज ज्यादा दिख रही होगी। ऐसा होता है कि यहाँ टॉर्च लाई, तुम ऐसे अगले सेक्टर में देख लोगे क्या हो रहा है। आसपास की सराउंडिंग में तो देख पाते हैं, तो जितना दूर जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम ही होती जाती है। ठीक है, तो एक वर्ड लिखना है यहाँ पे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि कितने एरिया पे कितने यूनिट टाइम में लाइट गिर रही है, वो क्या चीज होगी, एनर्जी, वो इंटेंसिटी होगी। अब वो तो है ही फिर। मेन याद क्या रखना है, डेफिनेशन इसकी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो ये एक याद रखना है, फॉर सेम सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। अगर सोर्स सेम होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या रहती है, सेम, वो चेंज होने वाली नहीं है ना। सोर्स सेम मतलब बल्ब सेम है हमारा अगर। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही तो देखो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एच टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट। तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम, तो मतलब वैल्यू तो सेम रहेगी, चेंज थोड़ा ना होगी। अब ये मैग्नीट्यूड थोड़ा ना सेम है, मतलब अगर पास दूर लेके आ रहे हैं तो वो सेम ही लाइट एमिट कर रहा होगा। क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, या फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब एक बार देखना, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं या इंटेंसिटी घटा दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैंने मान लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दी तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, सेम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाल के लाओगे तुम, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, तो कि लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्या ध्यान लिखेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ये स्टेटमेंट में गिवन होगा ना, क्या क्या बताओ, इंटेंसिटी बढ़ा दी या घटा दी, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब तुम सभी मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, मैथ ही सभी के पास, बहुत बढ़िया। फिर क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, क्या लगता है तुम्हें कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या हो, पैरेलल, चेंज थोड़ा ना होगा, तो कैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन होगा, यही होने वाला है, चेंज ही नहीं होनी, हो तो फिक्स है। इंटेंसिटी बढ़ा दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ग्राफ भी पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी का। ये बेसिक बेसिक से दिमाग लगाने ना भी, अगर ये स्टेटमेंट लिख दिया तो ग्राफ हम खुद सोच सकते थे ना, कि क्या बनेगा, चेंज ही नहीं होना, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे। अब एक छोटी सी बात बताना, मैं यहाँ भाग रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, मेरी काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल, है ना, किसी ने मेरे को रोकना है, कैसे रोके, 25 जूल पीछे लगा देगा। अगर रोकना है वापिस उल्टा लेके जाना, तो क्या लगा दे, 25 जूल से पीछे खींच ले गया, तो क्या मैं रुक जाऊंगा क्या, मैं कहूंगा रुक जाऊंगा। ठीक है, तो ये इसी एनर्जी को बोलते हैं स्टॉपिंग एनर्जी। क्या फोटो इलेक्ट्रॉन भी भाग रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसको रोकना है तो क्या उल्टी डायरेक्शन में एनर्जी लगा दें क्या, तो जितनी एनर्जी लगानी पड़े उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग एनर्जी। एनर्जी बैटरी लगा के उल्टी, अभी वो बात करेंगे, पोटेंशियल हो जाएगा वो। हाँ, एक उल्टी बैटरी नहीं लगा, बैटरी उल्टी नहीं लगा सकते, एक और उल्टी बैटरी लगा देंगे। भाई मान लो कोई चीज भाग रही है किससे,
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो बैटरी लगा दो उल्टी करके, जो एनर्जी क्या दे रही हो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक उधर लग रहा था 10, एक इधर लग जाएगा, तो नेट क्या हो जाएगा 0, क्या रुक जाएगा क्या? तो मतलब स्टॉपिंग एनर्जी किसके बराबर होगी? जितनी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, जितनी काइनेटिक एनर्जी से वो भाग रहा है, अगर उतनी उल्टी डायरेक्शन में दें तो वो रुक जाएगा क्या, है ना, रोकने के लिए। हाँ, स्टॉपिंग, रोकना है उसको। तो स्टॉपिंग एनर्जी का मतलब ही क्या होता है कि कितनी एनर्जी लगाएं ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग एनर्जी। किसमें? अरे नहीं, ऐसा होता है ना, तो करंट तो फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन ही रुक गया तो करंट क्यों फ्लो कराना है, तो वही तो रोकना है अपने को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अरे तो बैटरी तो हमने बंद ही लगाई नहीं पहले, मान लो कुछ भी नहीं लगाया, है ना। इसका पोटेंशियल था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने इंसिडेंट एनर्जी दे दी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के अपने आप चलने लगेगा, हमें कुछ करना तो नहीं पड़ेगा। क्या, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चलने लगेगा, 2 से। इसको रोकना है तो उल्टी डायरेक्शन में कितनी लगा दो, 2, है ना। वो तो बैटरी तो रोकने के लिए लगानी पड़ेगी ना बाद में, अभी तो वैसे ही निकलने के चलने लगेगा वो बैटरी। हम थोड़े बहुत पोटेंशियल की ताकि क्यों लगाते हैं, ताकि हम एक डायरेक्शन में मूव करा पाए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागने लग जाए ना। कहाँ पे, कुछ ना कुछ हमेशा जो होता है, हम चार्ज करते हैं बैटरी को, सोलर सेल देखा है, सोलर सेल में बैटरी लगाते हैं हम, ऐसा तो नहीं कि पैनल लगा के छोड़ दिया और आगे कुछ भी नहीं है, बैटरी लगाते हैं कि वहां से कुछ फ्लो हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो कहां से कहां जाएगा, बैटरी को क्या करेगा, चार्ज, और बैटरी चार्ज होगी तो फिर रिएक्शन चलने लगेगी, बाद में उसको यूज कर लेंगे। किसमें 2 वोल्ट की क्यों लगाएंगे, अगर उल्टा लगाना उसको रोकना है तो रोकने के लिए कितनी वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, 2 की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मतलब वोल्ट कितना लगेगा, 2 वोल्ट, ठीक है। अभी लिखते हैं इसके बारे में, हेडिंग डालो पहले स्टॉपिंग एनर्जी, बस ये लास्ट टॉपिक है इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ना, बस ये कि स्टॉपिंग एनर्जी क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग एनर्जी तो बड़ी सिंपल सी क्या चीज है, स्टॉपिंग एनर्जी, ठीक, जितनी एनर्जी चाहिए अपने को क्या रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ऐसे, अच्छा मिनिमम एनर्जी है, ज्यादा लगाओगे तो उल्टा भागने लग जाएगा ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप, अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया तो करंट भी रुक जाएगा क्या, तो स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज, क्या कह रहे हैं, इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा ये बताओ स्टॉपिंग एनर्जी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट, तो मतलब स्टॉपिंग एनर्जी भी तो इसके बराबर ही रही होगी, बताओ इसमें भाई, अभी तो बताए, अगर वो मान लो जितनी काइनेटिक एनर्जी भाग रहा होगा उसको उल्टी उतनी तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो स्टॉपिंग एनर्जी किसके बराबर हुई, मतलब उतनी उल्टी एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर उल्टा चलने लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो रोकना है अपने को करंट को, तो करंट को रोकना है तो इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं लगानी ना। अच्छा एक बात बताओ, ये एनर्जी किसकी फॉर्म में लगा रहे होंगे, मतलब एनर्जी फॉर्म क्या, बैटरी यूज कर रहे होंगे, उस बैटरी का कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एस से, वी क्या चीज है, पोटेंशियल, और एस स्टैंड्स फॉर स्टॉपिंग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो नहीं वो भी ऐसे ही छोड़ देंगे, वो उसमें पूछता भी नहीं, पोटेंशियल में पूछता है, वो तो लिख दिया हमने, अब इससे डिराइव करेंगे, सिंपल कुछ नहीं होता, स्टॉपिंग एनर्जी से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की ही बात करते हैं ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल ध्यान से सुनना क्या चीज है, कि जितना पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, मतलब क्या, पोटेंशियल कोरस्पॉन्डिंग टू स्टॉपिंग एनर्जी,
इस स्टॉपिंग एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पोटेंशियल रहा होगा वही क्या होगा अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब उतनी एनर्जी सप्लाई करने के लिए जितने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी वही क्या होगा तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है चेंज करना पड़ेगा एनर्जी को। अभी करेंगे, वही करेंगे, खाली रख। अभी क्या लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या लिख दो, ऐसे लिख दो, पोटेंशियल कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टॉपिंग एनर्जी। तुम अभी खुद ही बता दोगे एनर्जी तो, स्टॉपिंग एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए वही तो, उसी का तो बैटरी लगानी पड़ेगी। इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब तुमसे एक चीज पूछी जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, अगर किसी क्यू चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ दे तो q मल्टीप्लाइड बाय, उससे अब रिलेट करते हैं। ये ध्यान है, स्टॉपिंग एनर्जी h टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू। अब आगे चलते हैं, एक बार ये नोट कर लो। अभी बनाएंगे, पोटेंशियल का बनाएंगे, और क्वेश्चन वहीं से आता है। मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा क्या पूछेगा ना, इसलिए ये पढ़ना पड़ रहा है अपने को। ये नोट कर लिया सभी ने याद है? देखो अब एक बार लिखना छोड़ना, सुनना इधर। अगर मैं तुम्हें ऐसा बता दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ना लिख के हमेशा ई लिखा मिलेगा। पूरी केमिस्ट्री पूरी फिजिक्स में जहां पे भी स्मॉल ई लिखा हो उसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको ई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। अगर मैं ऐसा बोल दूं, पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, कितना हम कर रहे थे, वीएस कर रहे थे क्या? हमने क्या इलेक्ट्रॉन को वीएस वोल्ट की बैटरी लगा के छोड़ दिया ना, तो बताओ इसकी एनर्जी कितनी रही होगी? क्या होता है, Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। यहाँ पे चार्ज कितना है, E बोल रखा है हमने, और पोटेंशियल कितना है, ये स्टॉपिंग एनर्जी होगी अपनी, यही क्या होगी अपनी स्टॉपिंग एनर्जी। क्या हमने Vs का पोटेंशियल लगाते अगर इलेक्ट्रॉन पे तो रुक जाता वो, तो वो कौन सी एनर्जी होगी, स्टॉपिंग एनर्जी। स्टॉपिंग एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी। वो क्या था, h टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट। तो क्या हो गया, E इंटू वी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, h टाइम्स ऑफ, तो Vs का फॉर्मूला क्या बन गया, बताओ एक बार, क्या सही लग रहा है क्या? अब क्वेश्चन ये नहीं पूछता, क्वेश्चन पता क्या पूछता है, तुम अब पिछले वाले से दिमाग लगा के बताना भी, इफ Vs is plotted against, देखना कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो, सुनना। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ ना ये, ब्रैकेट में न्यू है ना ये। व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई लगा सकता दिमाग क्या? स्लोप बताना सिर्फ, कैसे बनेगी, पैरेलल बन जाएगी क्यों? हाँ वो तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो है, पर स्लोप क्या होगा, वो स्लोप की वैल्यू बतानी है। नहीं, क्या था यहाँ पे, Vs इज इक्वल टू क्या है, इंटू में न्यू माइनस h बाय ई इंटू में, देखना क्या करते हैं, दिमाग लगा के तुमने, y एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, Vs, और यहाँ पे न्यू। तो अब ध्यान से बताना, ये वाली कौन सी एक्सिस होगी, ये न्यू वाली कौन सी एक्सिस होगी, तो इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप होता है क्या, तो ये तो बहुत ज्यादा, स्लोप क्या होगा इसका, h अपॉन ई, है ना। और ये क्या है, इंटरसेप्ट होगा क्या, c, तो c फिर से कहां से चल रहा होगा, कि जब तक इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो उसको रोकना क्या है, ऐसे ही बनता क्या। ये वाला पॉइंट कौन सा होता, न्यू नॉट होता, और लाइन का स्लोप क्या हो जाता,
h बाय e। देखो यही पूछना था, क्वेश्चन ये आएगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप क्या होगा इसका h बाय e। अच्छा जो पहले था काइनेटिक एनर्जी बना रहे थे तो फिक्स होगा मतलब हाँ स्लोप फिक्स होगा। तो वैल्यू गिवन बताओ। हाँ तो e की तो वैल्यू पता ही, हमने h की भी वैल्यू पता है अपने को, वो तो वैल्यू रखेंगे आंसर आएगा। ठीक है, पर ये इसी फॉर्म में पूछता है h बाय e, स्लोप क्या होगा इसका, प्लैंक्स कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लिख लो इसको। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो रिलेशन ये था, इसी से हमने ये निकाला। ये आसान लगता है, ये 10 लाख बच्चे पेपर देंगे ना तो 9,90,000 से नहीं होता ये, 9,90,000 बच्चे कर ही नहीं पाते। हाँ आसान तो है, तूने भी तो नहीं बताया, रिलेशन तो मैंने लिख रखा था, तूने भी स्लोप क्या बताया, इंक्रीजिंग फिर पैरेलल, 3 अटेम्प्ट लगे ना। हाँ इंक्रीजिंग तो है, पर वो वैल्यू पूछ रहा था ना स्लोप की, वैल्यू क्या है इसकी h बाय e। स्लोप पॉजिटिव का मतलब लाइन इंक्रीजिंग होगी। हाँ भाई किधर, चार्ज पे, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हो गया सर काम मिलेगा भी। बोलो लगा लिख लिया सभी ने, काम लिखो एक्सरसाइज 2 में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 27 तक, पेज नंबर 34, 14 to 27। वन तो सब्जेक्टिव वाले है ना, स्कूल के पेपर थोड़ा ना देने हैं, ऑब्जेक्टिव ही करना है अभी। 14 से 27 ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, अच्छा 1 से 13 तक ना जितने कर पाओ, क्योंकि बीच में एक आधा ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे अभी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो बार, आइसो टॉप है ना, आइसो स्टर्स, तो वो वाले ना करके 1 से 27 तक देख लेना जितने करे जाते हैं तुमसे।